हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का। तो इस चैप्टर के बारे में समझने से पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1939 से लेकर 1945 तक चला था, आप सबको भी पता है। तो उसके बाद क्या होता है, दो महाशक्तियां उभर कर आती हैं। पहला आपका यूएसए, दूसरा आपका यूएसएसआर। यूएसए मतलब अमेरिका, यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ। अब इन दोनों के बीच में क्या है, शीत युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। अब शीत युद्ध कौन सी बीमारी का नाम है? इसमें क्या होता है, युद्ध की स्थिति बनी रहती है। अब हमें लग ही रहा है कि युद्ध हो ही जाएगा, लेकिन युद्ध कभी हकीकत में होता नहीं है, तनाव बना रहता है। अब इसमें क्या रहता है, दोनों ये सोचते रहते हैं कि अगर एक ने हमला कर दिया ना, तो उसको भी क्या उस हमले का जवाब मिलेगा, उसको भी विनाश का सामना करना पड़ेगा। इसको आप एग्जाम्पल समझें। आपके दो दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में नहीं लड़ रहा है, सिर्फ मुंह मुंह से बोल रहे हैं, ठीक है। अब उन दोनों को क्या डर रहता है, अगर उनमें से एक ने भी हमला कर दिया तो उसको पता है अगर मैं इसके आज एक मारूंगा तो एक कल मुझे भी आकर एक मारेगा, तो दोनों को क्या इसकी हानि होने वाली है, वो ज़्यादा होने वाली है। इसी प्रकार से इन दोनों के बीच में रहता था। इन दोनों ने कभी क्या एक दूसरे पर हमला नहीं करा। इनको पता था अगर किसी एक ने भी हमला कर दिया तो उसका जो विनाश है वो दोनों को झेलना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में कहीं शीत युद्ध की स्थिति बनी रहती थी, ठीक है। अब इस शीत युद्ध का जो काल है, ये 1945 से लेकर 1991 तक था, ठीक है। 1991 तक क्यों था? 1991 में क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। अब इस चैप्टर में हम यही जानेंगे भाई सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार से हुआ। तो उससे पहले हम चलते हैं चैप्टर की तरफ, ठीक है। दो ध्रुवीयता का, यहाँ पर दो ध्रुवीयता का मतलब होता है विश्व के अंदर दो महाशक्तियों का वर्चस्व होना, दो देशों का वर्चस्व होना, ठीक है। अभी दो देश कौन से हैं मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। तो इनमें से एक का यानी किसका, यूएसएसआर का, ठीक है, समझ गया था। अब जो अमेरिका है, अमेरिका मानता है यहाँ पर पूंजीवादी विचारधारा को। वही हम बात करें यूएसएसआर की, तो ये मानता है किसको, समाजवाद। अब इन दोनों में बीच में क्या है, विचारधारा की लड़ाई चलती रहती थी। ये दोनों के अपने अपने विचारधारा को बढ़िया बताते थे और दोनों क्या एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। इन दोनों में क्या आगे निकलने की होड़ लगी रहती थी, हथियारों के मामले में, हर चीज़ के मामले में। तो ये जो दोनों है, इनके बीच में शीत युद्ध की स्थिति बनी रहती थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये शीत युद्ध का जो प्रतीक था ना, वो थी बर्लिन की दीवार। अब ये बर्लिन की दीवार क्या है, तो थोड़ा उसके बारे में हम जानते हैं। तो आपके स्क्रीन पर जो ये इमेज आ रही है, ये क्या है, बर्लिन की दीवार है। आप देख पा रहे हो किस प्रकार से क्या है, यहाँ की जनता इस दीवार को तोड़ रही है। अभी क्यों तोड़ रही है उसके बारे में जानते हैं। ये बर्लिन की दीवार है, ये पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच के विभाजन का प्रतीक है, ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी। अब जो पश्चिम अमेरिका अमेरिका वाला साइड है, ठीक है, पूंजीवादी वाला साइड है, और जो पूर्वी है वो सोवियत संघ वाला हिस्सा यानी कि समाजवादी खेमा है, ठीक है ना। ये दोनों, ये क्या है, उसके विभाजन का प्रतीक। ये बर्लिन की दीवार थी, ये 1961 में बनी थी, ठीक है। और ये पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से क्या करती थी, अलग करती थी। अब जो बर्लिन की दीवार है, ठीक है, जो बर्लिन है कहाँ पर है, जर्मनी में है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, ठीक है। ये 150 किलोमीटर लंबी थी, 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी थी, ठीक है। और 28 वर्षों तक खड़ी रही। और उसको क्या है भाई, 9 नवंबर 1989 को जनता ने तोड़ दिए, ठीक है। अब इसको तोड़ने के साथ ही क्या हुआ, ये जर्मनी की एकीकरण हुआ, ठीक है। और साम्यवादी खेमे की समाप्ति, मतलब कि जो सोवियत संघ वाला खेमा था, ठीक है, उसकी समाप्ति हो गई। समझ गया तक। अब अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो किस प्रकार से क्या इस दीवार को तोड़ा जा रहा है यहाँ की जनता द्वारा, ठीक है ना, समझ गया तक। तो आगे हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली क्या थी? अब जो सोवियत संघ है जिसकी हम बात कर चुके हैं पहले, यूएसएसआर, तो ये कैसे अस्तित्व में आता है? तो रूस में क्या होती है, क्रांति होती है 1917 में, ठीक है, जिसको हम रूसी क्रांति कह देते हैं, समाजवादी क्रांति कह देते हैं, बोल्शेविक क्रांति भी कह देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ये अस्तित्व में आता है। जो क्रांति हुई थी, पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी, ठीक है। पूंजीवादी के बारे में आपको बता चुका हूँ। पूंजीवादी में क्या होता है, ज़्यादा निजी क्षेत्र को ज़्यादा क्या बढ़ावा दिया जाता है। वही हम बात करें समाजवाद क्षेत्र को, समाजवादी विचारधारा में, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर सब कुछ सरकार के नियंत्रण में होता है और यहाँ पर सामाजिक कल्याण की बात करी जाती है, मतलब कि जनता की भलाई के बारे में सोचा जाता है, ठीक है ना। और पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा नहीं होता, कंपटीशन को ज़्यादा बढ़ावा यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। ये क्रांति हुई थी, ये समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरतों से प्रेरित थी, ठीक है। समाजवाद का मतलब बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। समतामूलक मतलब कि यहाँ पर समानता के व्यवहार से के प्रेरित थी, जनता के कल्याण के लिए, ठीक है, सामाजिक कल्याण के लिए, क्या ये सामाजिक कल्याण की जरूरत के लिए प्रेरित थी ये क्रांति, ठीक है।
अभी जो सोवियत सिस्टम है, ठीक है, सोवियत संघ है, इसमें क्या है, एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, इसका काफ़ी विशेष महत्व है। ठीक है, यहाँ पर 70 साल तक इस पार्टी ने क्या करा है, राज करा था। ठीक है, इसी का शासन था। और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी सोवियत प्रणाली की, वो क्या थी, योजनाबद्ध थी। ठीक है, और राज्य के नियंत्रण में थी। ठीक है, समाजवाद आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर सब कुछ राज्य के नियंत्रण में होता है। ठीक है, राज्य मतलब समझ सकते हो देश के नियंत्रण में होता है। ठीक है, तो ये क्या थी, अब मैंने आपको बता दी, ये थी सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली। अब हम बात करते हैं सोवियत संघ की विशेषता। सोवियत संघ की विशेषता क्या थी, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं पहली पहली विशेषता की, सोवियत संघ की संचार प्रणाली काफ़ी उन्नत थी। ठीक है, यहाँ पर जो संचार प्रणाली थी वो काफ़ी विकसित थी, काफ़ी उन्नत थी। आगे हम बात करें तो सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन था। ठीक है, जिसमें ये खनिज तेल हो गया, लोहा हो गया, इस्पात हो गया, मशीनरी उत्पाद शामिल है। ठीक है, यहाँ पर विशाल ऊर्जा संसाधन इनके पास मौजूद थे। और सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन था वो काफ़ी अच्छा था। ठीक है, यहाँ पर जो परिवहन व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, सोवियत संघ के जो दूर दूर के इलाके हैं वो भी क्या है, आवागमन की एक अच्छी सुव्यवस्थित कह सकते हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से क्या विशाल प्रणाली से आपस में जुड़े हुए थे। जो सोवियत संघ है इसका घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो एक देश के अंदर जो उत्पाद बनाए जाते हैं वो भी काफ़ी समृद्ध थे। ठीक है, यहाँ पर एक कार से लेकर एक पिन तक क्या यहाँ पर बनाया जाता था। ठीक है, पिन से हम छोटी से छोटी चीज़ की बात भी कर लेना, पिन, और बड़ी से बड़ी क्या कार है उसका भी उत्पाद क्या यहाँ पर होता था। और सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखा था। न्यूनतम जीवन स्तर मतलब समझ सकते हो कि जो बेसिक नीड्स होती है हर आदमी की वो क्या उन्होंने मुहैया करा रखी थी, उनको क्या दे रखी थी। ठीक है, जो एक न्यूनतम जीवन स्तर होना चाहिए हर व्यक्ति का, वो दे रखा था। ठीक है, सरकार ने क्या बुनियादी जरूरत की जो चीज़ें हैं उसको रियायती दर पर उपलब्ध करा रखी थी, जैसे कि आपका स्वास्थ्य सुविधा हो गई, शिक्षा हो गई, एजुकेशन, बच्चों की देखभाल आदि। तो ये क्या है, सरकार ने काफ़ी रियायती दर पर जो है ये उपलब्ध करा रखी थी। और यहाँ पर हम बात करें तो बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट था ही नहीं था। ठीक है, यहाँ पर सब बेरोजगारी बिल्कुल ना के बराबर थी। ठीक है, समझ गया था। तो ये क्या थी, सोवियत संघ की विशेषता थी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है आपके एग्जाम में, सोवियत संघ की विशेषता लॉन्ग क्वेश्चन में आता ज़्यादातर, तो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं सोवियत संघ की कमियां जो उसके विघटन का कारण भी बनती हैं। ठीक है, विघटन इसका 1991 में हुआ था, तो क्यों हुआ था, वो उसकी कमियों के कारण ही हुआ था। तो चलिए उसको जान। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात निकल कर आती है वो है सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया और ये सत्तावादी होते चली गई। ठीक है, सत्तावादी मतलब समझ सकते हो सिर्फ सत्ता के लिए काम करना, पावर के लिए काम करना। ठीक है, जनता के भलाई के लिए कुछ नहीं सोचना। और जो प्रणाली थी, ठीक है, इसमें क्या हो गया, जो नागरिकों का जीवन था वो बिल्कुल कठिन हो गया। आगे हम बात करें, लोकतंत्र और व्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर लोगों को लोकतंत्र का समझ सकते हो ना, यहाँ पर हम अपने हिसाब, लोकतंत्र में क्या होता है, अपने हिसाब से हम सरकार चुन सकते हैं अपने मत से, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर एक ही पार्टी के शासन था, आपको पता है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो लोकतंत्र और व्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। जो लोग थे वो अक्सर क्या करते थे, चुटकुलों के माध्यम से, कार्टूनों के माध्यम से कि अपनी बातों को रखते थे। ठीक है, अभिव्यक्त करते थे अपनी बातों को। समझ गया तक। और अगर आप बता सकते हो सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, तो ये कैसी कमियों में आएगा। और आगे मैं बात करूं तो ये दल जनता के प्रति बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं था। ठीक है, जो कर रहा है अपनी मन मर्जी से कर रहा है। ठीक है, जनता के प्रति कुछ भी जवाबदेह नहीं है, कुछ भी नहीं बता रहा है। ठीक है ना। और सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। ठीक है, आपको पता है राजनीतिक आकांक्षा आप समझ सकते हो, किसी को भी राजनीति में भाग ना मिल पाना। ठीक है, राजनीति में भाग लेने का अवसर ना मिलना। तो यहाँ पर एक ही पार्टी का शासन था तो कैसे मिलेगा। और आर्थिक आकांक्षा सब कुछ राज्य के नियंत्रण में है, तो क्या लोगों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं का पूरा ना होना। ठीक है ना। और आगे बता सकते हो पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज़्यादा विशेष अधिकार मिले हुए थे। ठीक है, जो आम जनता है, जो आम नागरिक है, उनसे ज़्यादा कई जो विशेष अधिकार हैं वो पार्टी के अधिकारियों को मिले हुए थे। ठीक है, और जब हम बात करें टेक्नोलॉजी के मामले में, ठीक है, जो बुनियादी ढांचा होना चाहिए उसमें क्या पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना। ठीक है, जो पश्चिम वाला, जो अमेरिका वाला साइड है, उससे क्या पीछे रहना। ठीक है, ये इसका एक विघटन का कारण बना। और आप लास्ट में बता सकते हो रूस की प्रमुखता। जो सोवियत गणराज्य है ये टोटल 15 देशों को मिलाकर बना था। ठीक है, अब ये 15 देश कौन कौन से हैं आपके स्क्रीन पर आपको जो दिख रहे हैं 15 देश। ठीक है, तो ये क्या थे, इनको आप रीड कर लो। तो ये क्या 15 देश क्या थे इसमें शामिल थे। ठीक है, अब इन सब में जो प्रमुख कौन था, वो था रूस। रूस की प्रमुखता ज़्यादा थी। ठीक है, इसका प्रभुत्व ज़्यादा था इन 15 देशों में। समझ गया तक।
आप कह सकते हो दादा की तरह काम करता था यहाँ पर रूस, ठीक है। इसका प्रभुत्व, उसकी पावर बहुत ज़्यादा थी 15 देशों में, ठीक है। ये भी इसके विघटन का कारण बनता है। अब आगे हम बात करते हैं सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा, ठीक है। हमने इसकी विशेषताएं देखी, हमने इसकी कमियां देखी जो इसके विघटन का कारण बनती है, ठीक है। अब इसकी समाप्ति की घोषणा कब होती है? तो 25 दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने क्या करा, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी, ठीक है। कब? 25 दिसंबर। या कोई डेट याद रखनी है, इस दिन क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। अब हम बात करते हैं सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम निकल कर आते हैं। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो क्या परिणाम निकल कर आए, ठीक है ना। तो 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसकी विशेषताएं, इसके विघटन के कारण, और तीसरा आपके इसके परिणाम के निकल कर आते हैं। ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला परिणाम निकल कर आता है, शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया, ठीक है। आपको मैंने बताया इन दोनों के बीच में शीत युद्ध की स्थिति बनी रहती थी, तो वो सब खत्म हो गया, ठीक है। जब यूएसएसआर रहा ही नहीं तो शीत युद्ध किस बात का, ठीक है। अगला आप बता सकते हो, एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय होना, ठीक है। अब अमेरिका ही बचा है पूरे विश्व के अंदर, उसी का बोलबाला, उसका क्या वर्चस्व कायम हो गया, ठीक है। हथियारों की होड़ की समाप्ति, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हथियारों की होड़ लगी रहती थी। जो यूएसएसआर है वो अपने जितने भी संसाधन है वो इसमें लगा देता था, ठीक है। हथियारों के मामले में आगे निकलने के लिए, ठीक है। तो ये क्या, हथियारों की जो होड़ लगी रहती दोनों के बीच में, वो विकास खत्म हो गई, ठीक है। सोवियत संघ का अंत हो गया, ठीक है। और 15 नए देशों का उदय हुआ, ठीक है। 15 देश शामिल थे, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब सोवियत संघ बिखर गया, आप कह लो कि खत्म हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो 15 देश के नए देशों का उदय हुआ। अब जो रूस है वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, ठीक है। वैसे इसका प्रमुख तो यही था, ठीक है। 15 देशों में इसका प्रभुत्व ज़्यादा था, और जो रूस था वो सोवियत संघ का एक उत्तराधिकारी के रूप में बनकर उभरा, ठीक है। समझ गया तक। और लास्ट में आप बता सकते हो विचारधाराओं की लड़ाई खत्म, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। अमेरिका मानता था पूंजीवादी विचारधारा को, ठीक है। और जो यूएसएसआर है ये मानता था किसको, समाजवाद को। अब इन दोनों के बीच में क्या विचारधारा की लड़ाई रहती थी, तो इसका भी क्या समाप्ति होना, ठीक है। तो ये क्या थे, इसके परिणाम निकल कर आते हैं सोवियत संघ के विघटन की, जो आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो हमारे यहाँ पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। भाई कुछ डाउट है, कुछ पूछ रहा है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है। और इस चैप्टर के नोट्स कुछ भी चाहिए आपको तो कहाँ मिल जाएंगे, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है ना। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।